YouTube पर वीडियो डाल डाल कर ना कई बार ऐसा लगता है कि मतलब एक दीवार से ही सिर टकरा रहे हैं। सोचिए कोई क्रिएटर 20-25 घंटे लगाकर एक शानदार वीडियो एडिट करता है। हाँ बिल्कुल। और फिर उसे पूरी उम्मीद के साथ अपलोड करता है। हाँ, और फिर बार बार स्क्रीन को रिफ्रेश करता रहता है, लेकिन व्यूज आते हैं सिर्फ 12 या 15। वो जो निराशा है ना, वो सच में बहुत गहरी होती है। और इसी समस्या को, इसी एक उलझन को सुलझाने के लिए आज की डीप डाइव बहुत खास है। बिल्कुल। आज हम उस सवाल का जवाब खोजने के लिए डैरल ईव्स की जो मशहूर किताब है ना, द यूट्यूब फॉर्मूला, उसके पन्नों में और उसकी रणनीतियों में उतर रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये कोई साधारण थ्योरी वाली किताब नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं। डैरल ईव्स का नाम यूट्यूब की दुनिया में बहुत बहुत बड़ा है। मतलब उन्होंने मिस्टर बीस्ट जैसे दुनिया के सबसे बड़े और सफल क्रिएटर्स को कोच किया है, उनके साथ बहुत करीब से काम किया है। तो मतलब जो भी जानकारी आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हवा हवाई बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। इस किताब में जो भी बातें कही गई हैं वो करोड़ों व्यूज, असल डेटा और सालों के प्रयोगों से निकला हुआ एक ऐसा निचोड़ है जो किसी भी संघर्ष कर रहे चैनल को एक सही दिशा दे सकता है। हाँ, क्योंकि बात ना सिर्फ किस्मत की नहीं है, बात विज्ञान और मनोविज्ञान को समझने की है। और इसीलिए इस डीप डाइव का मकसद उस विज्ञान को पूरी तरह से डिकोड करना है। तो चलिए फिर सबसे पहले उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं जो लगभग हर नए क्रिएटर के दिमाग में घर कर गया है। वो एल्गोरिदम वाला ना। अक्सर ऐसा लगता है और लोग फोरम्स में या कमेंट्स में बहुत लिखते भी हैं कि YouTube का एल्गोरिदम मेरे खिलाफ है। हाँ, या फिर कि सिस्टम छोटे क्रिएटर्स को जानबूझकर दबाता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे एल्गोरिदम कोई विलेन है जो किसी अंधेरे कमरे में बैठकर ये तय कर रहा है कि भाई आज किसे फ्लॉप करना है। ये शायद ना YouTube की दुनिया का सबसे बड़ा मिथक है। किताब में डैरल ईव्स इसे पूरी तरह से सिरे से खारिज करते हैं। असलियत ये है कि एल्गोरिदम किसी का दुश्मन है ही नहीं, और ना ही उसका कोई पसंदीदा क्रिएटर है, राइट? बिल्कुल। हमें ये समझना होगा कि YouTube एक बिजनेस है। उनका मुनाफा पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि लोग प्लेटफॉर्म पर कितनी देर तक रुकते हैं। हाँ, क्योंकि जितने ज्यादा रुकेंगे उतने ज्यादा विज्ञापन देखेंगे। एकदम सही। तो एल्गोरिदम का ना सिर्फ एक ही बॉस है, और वो बॉस है दर्शक। यानी एल्गोरिदम असल में कुछ और नहीं बल्कि दर्शकों का ही एक डिजिटल आईना है। क्या बात कही है, एकदम परफेक्ट। एल्गोरिदम सिर्फ ये ट्रैक कर रहा है कि दर्शक क्या कर रहे हैं। अगर कोई वीडियो लोगों को प्लेटफॉर्म पर बांधे रखता है, उन्हें बोर नहीं होने देता, तो YouTube खुद उस वीडियो को प्रमोट करेगा। मतलब जो क्रिएटर दर्शकों का दोस्त बन जाता है, एल्गोरिदम अपने आप बिना कुछ कहे उसका पक्का दोस्त बन जाता है। हाँ, सारा खेल दर्शकों का ध्यान खींचने और फिर उस ध्यान को बनाए रखने का है। एल्गोरिदम आपका दोस्त है अगर आप दर्शकों के दोस्त हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि क्रिएटर्स को एल्गोरिदम को खुश करने के बजाय ना असली इंसानों को खुश करने पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। और इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए डैरल ईव्स ने 3 मुख्य पैमानों की, यानी 3 मैट्रिक्स की बात की है। हाँ, अगर इन 3 मैट्रिक्स को मास्टर कर लिया जाए तो किसी भी वीडियो के आगे बढ़ने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इनमें सबसे पहला क्या है? सबसे पहला और जरूरी है क्लिक थ्रू रेट, जिसे हम CTR कहते हैं। इसे अगर बहुत ही आसान और व्यावहारिक भाषा में समझें तो ये किसी दुकान के बाहर लगे डिस्प्ले या बोर्ड की तरह है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो CTR का मतलब है कि जब YouTube ने किसी वीडियो का थंबनेल 100 लोगों के सामने रखा तो उनमें से कितने प्रतिशत लोगों ने उस पर असल में क्लिक किया। एग्जैक्टली। अगर CTR बहुत कम है, मान लीजिए 1 या 2%, तो इसका सीधा सा मतलब है कि दुकान के बाहर का बोर्ड इतना फीका और बोरिंग है कि राह चलते लोग उसे देखकर रुक ही नहीं रहे हैं। और अंदर दुकान में चाहे दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान क्यों ना रखा हो, जब तक लोग अंदर ही कदम नहीं रखेंगे तो वो सामान कभी बिकेगा नहीं। एकदम सही। और यहीं पर हमारा दूसरा पैमाना आता है, वॉच टाइम। तो मान लीजिए किसी ने एक बहुत ही चटक रंग का एकदम मसालेदार थंबनेल बना दिया। लोग दुकान के अंदर आ भी गए, यानी उन्होंने क्लिक कर दिया, लेकिन अब क्या? अब असली टेस्ट शुरू होता है। वॉच टाइम ये बताता है कि लोग कितनी देर तक उस वीडियो को देख रहे हैं। मतलब अगर क्लिक करने के बाद दर्शक सिर्फ 10 या 15 सेकंड में ही वीडियो बंद कर देता है तो YouTube के सिस्टम को एक बहुत ही कड़ा और नेगेटिव संकेत जाता है। हाँ, सिस्टम को लगता है कि भाई थंबनेल में जो वादा किया गया था वीडियो में तो वो है ही नहीं। दर्शक निराश होकर तुरंत लौट रहे हैं। और YouTube कभी नहीं चाहता कि उसका कोई भी दर्शक निराश हो। बिल्कुल नहीं। और यहीं से तीसरा सबसे अहम पैमाना जुड़ता है, जो है ऑडियंस रिटेंशन। ऑडियंस रिटेंशन ये इस बात का प्रतिशत है कि पूरे वीडियो का कितना हिस्सा देखा गया। इसे हम एक सिनेमा हॉल के उदाहरण से समझ सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई फिल्म शुरू होती है और इंटरवल से पहले ही
70% लोग हॉल छोड़कर चले जाते हैं, तो साफ है कि फिल्म बहुत बुरी है। सही कहा। किताब में दिए गए डेटा के अनुसार अगर दर्शक केवल 30% वीडियो देखकर ही उसे छोड़ देते हैं ना, तो YouTube उस वीडियो को दूसरों को दिखाना तुरंत बंद कर देता है। वो उसे एक तरह से डेड मान लेता है। हाँ, लेकिन वही अगर लोग 70 से 80% तक वीडियो में टिके रहते हैं, तो ये सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी हरी झंडी है। तब एल्गोरिथम खुद ब खुद उस वीडियो को हजारों लाखों नए लोगों की फीड में पुश करने लगता है। तो कहानी बहुत साफ है। लोगों को दुकान में लाओ यानी CTR, उन्हें अंदर रोके रखो यानी वॉच टाइम, और सुनिश्चित करो कि वे पूरा सामान देखकर ही जाएं यानी रिटेंशन। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया। अब दर्शकों को दुकान में लाने से पहले ये तय करना भी तो जरूरी है कि आखिर दुकान है किस चीज की। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। YouTube के शुरुआती दिनों में ना कोई भी रैंडम वीडियो, कभी किसी ने अपनी बिल्ली का वीडियो डाल दिया, कभी अपने नाश्ते का व्लॉग डाल दिया, तो व्यूज आ जाते थे। कहाँ है वो तो, और पूरी तरह खत्म हो चुका है, अब वो काम नहीं करता। और यहीं पर एक स्पष्ट निश की अहमियत सामने आती है। बिल्कुल। आज हर मिनट YouTube पर हजारों घंटे का कंटेंट अपलोड हो रहा है। ऐसे में जो क्रिएटर सब कुछ बनाने की कोशिश करता है ना, वो असल में किसी एक दर्शक वर्ग का सगा बन ही नहीं पाता। तो स्पष्ट निश होने का अर्थ है कि क्रिएटर को ये एकदम शीशे की तरह साफ होना चाहिए कि वो किस दर्शक वर्ग के लिए कंटेंट बना रहा है और उनकी कौन सी विशिष्ट समस्या सुलझा रहा है। इस किताब में ना एक बहुत ही व्यावहारिक नजरिया दिया गया है इस पर। जैसे मान लीजिए एक बुक समरी चैनल है। अब कहने को तो कोई भी इंसान किताब पढ़ सकता है, हाँ कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन अगर क्रिएटर ये तय कर ले कि वो सिर्फ युवा उद्यमियों के लिए या फिर सिर्फ छात्रों के लिए किताबें कवर करेगा, तो उसकी पूरी टोन ही बदल जाएगी। बिल्कुल बदल जाएगी। अगर लक्षित दर्शक एक छात्र है, तो समरी में उन पॉइंट्स पे ज्यादा जोर दिया जाएगा जो फोकस बढ़ाने या टाइम मैनेजमेंट से जुड़े हों। क्रिएटर को अपने दर्शकों के दर्द, उनकी इच्छाओं और उनके रोजमर्रा के सवालों को बहुत गहराई से समझना चाहिए। और जब एक ही दर्शक वर्ग को लगातार उनके काम की और वैल्यूएबल चीज मिलती है ना, तो वे सिर्फ एक बार देखकर नहीं जाते, वे वफादार सब्सक्राइबर बन जाते हैं। वे जानते हैं कि इस चैनल पर मिलने वाला हर वीडियो सीधे उनके काम का ही होगा। सही कहा। अब यहाँ से ना ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी विवादास्पद दिशा में मुड़ती है। अच्छा, वो कैसे? हम अक्सर सुनते हैं कि कंटेंट ही राजा है, यानी कंटेंट इज किंग। लेकिन डैरिल एव्स कहते हैं कि कंटेंट से भी पहले पैकेजिंग आती है। पैकेजिंग? यानी थंबनेल और टाइटल। अगर पैकेजिंग कमजोर है ना, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन कंटेंट भी एकदम फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन रुकिए, ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? क्या इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ क्लिक बेट बनाएं और कंटेंट की क्वालिटी पर ध्यान ही न दें? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, और यहाँ क्लिकबेट और अच्छी पैकेजिंग के बीच का जो अंतर है ना, उसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो क्लिकबेट असल में क्या है? क्लिकबेट का सीधा मतलब है झूठ बोलना, बाहर समोसे का बोर्ड लगाना और अंदर से कचौड़ी निकलना। सही कहा। अगर कोई थंबनेल में कुछ ऐसा दिखाता है जो वीडियो में दूर दूर तक है ही नहीं, तो लोग क्लिक तो करेंगे। हाँ, CTR बढ़ जाएगा एकदम से। लेकिन लोग तुरंत वीडियो छोड़ देंगे और रिटेंशन बुरी तरह गिर जाएगा। और जैसा कि हमने पहले बात की, YouTube ऐसी वीडियो को तुरंत रोक देगा। तो फिर अच्छी पैकेजिंग क्या है? अच्छी पैकेजिंग वो है जो एक सच्चा वादा करती है, लेकिन उसे इतने आकर्षक और रहस्यमयी तरीके से पेश करती है कि इंसान का दिमाग उस पर क्लिक किए बिना रह ही ना सके। पैकेजिंग बिकती है, ये बात तो सच है। मिस्टर बीस्ट का ही उदाहरण ले लें, जो किताब में भी है। हाँ, किताब में बताया गया है कि मिस्टर बीस्ट कोई भी वीडियो शूट करने से पहले ही उसके दर्जनों थंबनेल और टाइटल के आइडिया बनाते हैं। मतलब वो पहले पैकेजिंग तय करते हैं और फिर उसके इर्द गिर्द पूरा वीडियो डिजाइन करते हैं। ये तो ज्यादातर लोगों के तरीके से पूरी तरह से उल्टा है। हाँ ना, ज्यादातर लोग तो पहले पूरा वीडियो बना लेते हैं और फिर अपलोड करते समय आखिरी के 5 मिनट में कोई भी थंबनेल जल्दी जल्दी चिपका देते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। डैरिल इव्स ने थंबनेल के लिए कुछ बहुत ही ठोस, एकदम विज्ञान पर आधारित नियम बताए हैं। तो वो नियम क्या है? पहला नियम, थंबनेल पर कभी भी पूरी कहानी मत लिखिए। अधिकतम 3 से 5 शब्द ही होने चाहिए। क्योंकि अगर थंबनेल पढ़ने में 2 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं, तो दर्शक स्क्रॉल करके आगे बढ़ चुका होगा। बिल्कुल। और दूसरा नियम है हाई कॉन्ट्रास्ट रंगों का इस्तेमाल। ऐसा इसलिए क्योंकि YouTube का बैकग्राउंड या तो एकदम सफेद होता है या फिर डार्क मोड में काला होता है। हाँ, तो थंबनेल में ऐसे रंग होने चाहिए जो एकदम से स्क्रीन पर पॉप करें, चमके। और एक और बहुत दिलचस्प बात जो मनोवैज्ञानिक रूप से काम करती है, वो है चेहरे का इस्तेमाल। अरे, इसका असर बहुत गहरा होता है।
इंसानी दिमाग की कोडिंग ही कुछ ऐसी है कि वो भीड़ में सबसे पहले एक दूसरे इंसान का चेहरा ढूंढता है। तो थंबनेल में अगर एक ऐसा चेहरा हो जिस पर कोई गहरी भावना हो, जैसे बहुत ज्यादा आश्चर्य या डरावनापन या गहरी सोच, तो लोग तुरंत रुक जाते हैं। एकदम सही। एक सपाट बिना भाव वाला चेहरा काम नहीं करता। साथ ही थंबनेल में फोकस एकदम साफ होना चाहिए। मतलब उसमें 10 अलग-अलग चीजें डालकर उसे कचरा नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल। अब पैकेजिंग का दूसरा पहिया है टाइटल। एक अच्छा थंबनेल दर्शक को रोकता है और एक अच्छा टाइटल उसे क्लिक करने का अंतिम धक्का देता है। हाँ, और डेरिल लिव्स ने टाइटल के लिए एक कमाल का फॉर्मूला दिया है। वो है जिज्ञासा प्लस लाभ प्लस भावना, यानी क्यूरियोसिटी, बेनिफिट और इमोशन। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक कमजोर टाइटल है, उर्दू में टाइम मैनेजमेंट बुक समरी। ये एकदम सीधा और थोड़ा बोरिंग है। सही कहा। इसमें कोई भावना नहीं है, कोई हुक नहीं है। अब इसी को फॉर्मूले के हिसाब से बदलें तो टाइटल होगा, इस एक किताब ने मेरे काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, फर्क एकदम साफ है। इसमें इस एक किताब से जिज्ञासा पैदा हुई। हाँ, और काम करने का तरीका बदल दिया से एक लाभ और एक व्यक्तिगत भावना झलकी। दूसरे टाइटल में एक स्पष्ट वादा है जो ये जानने की गहरी उत्सुकता जगाता है कि आखिर ऐसा क्या था उस किताब में। ये फर्क सच में साफ महसूस किया जा सकता है। चलिए अब मान लेते हैं कि बेहतरीन थंबनेल और टाइटल की वजह से दर्शक वीडियो के अंदर आ गया। अब असली काम शुरू होता है। क्योंकि लोग YouTube पर सिर्फ सूखी जानकारी, डेटा या विकिपीडिया के फैक्ट्स तो पढ़ने नहीं आते। बिल्कुल नहीं आते। अगर सिर्फ जानकारी ही चाहिए तो लोग सीधा गूगल कर लेंगे ना। YouTube पर लोग आते हैं कुछ महसूस करने। लंबी रेस के घोड़े वही क्रिएटर्स साबित होते हैं जो अपनी जानकारी को भावनाओं के साथ गूंथ कर पेश करते हैं। हाँ, जो वीडियो लोगों को हंसाता है, रुलाता है, प्रेरित करता है या सोचने पर मजबूर करता है, लोग उसी वीडियो को अंत तक देखते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। और इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग इज किंग। बिल्कुल। किताब में हर सफल वीडियो का एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर या ढांचा समझाया गया है। और ये सिर्फ कहानियां सुनाने वाले चैनलों के लिए नहीं है, बल्कि एजुकेशन, फाइनेंस या फिटनेस चैनलों पर भी पूरी तरह लागू होता है। हाँ, इस ढांचे के 5 मुख्य हिस्से हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है हुक। शुरुआत के 30 सेकंड सबसे कीमती होते हैं। यहाँ कोई लंबा इंट्रो या हाय दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे, वो तो रिटेंशन को तुरंत गिरा देता है। हुक ऐसा होना चाहिए जो सीधा मुद्दे पे वार करे। जैसे किसी फिटनेस वीडियो का हुक हो सकता है कि आप भी घंटों ट्रेडमिल पे दौड़कर थक चुके हैं, लेकिन वजन 1 इंच भी कम नहीं हो रहा। परफेक्ट। ये तुरंत दर्शक को पकड़ लेता है क्योंकि ये उनकी दर्दी रग पर हाथ रखता है। हुक के बाद दूसरा कदम है समस्या को स्थापित करना, यानी प्रॉब्लम। दर्शक को ये महसूस कराना कि हाँ, आप उसकी परेशानी को सच में समझते हैं। और फिर तीसरा कदम है संघर्ष, यानी स्ट्रगल। ये दिखाना कि उस समस्या से बाहर निकलना कितना मुश्किल लग रहा है। और फिर चौथा कदम आता है समाधान, यानी सॉल्यूशन, जहाँ क्रिएटर अपनी जानकारी या टिप्स देता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण कदम, बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन। दर्शकों को ये दिखाना कि इस समाधान को अपनाने के बाद जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। अगर कोई सिर्फ बुलेट पॉइंट्स पढ़ता रहेगा ना, तो लोग पक्का बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर उसी जानकारी को इस हुक, समस्या, संघर्ष, समाधान और बदलाव के ढांचे में ढाला जाए तो एक साधारण सा वीडियो भी एक दिलचस्प सफर बन जाता है। ये ढांचा वाकई बहुत शक्तिशाली है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है। हाँ, पूछिए। मान लीजिए किसी क्रिएटर ने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया और उसका एक वीडियो बहुत बड़ा हिट हो गया, तो क्या उसे हमेशा जीवन भर उसी एक फॉर्मूला, उसी तरह के थंबनेल और उसी स्टाइल पर टिके रहना चाहिए? ये एक ऐसी गलती है जो कई बहुत अच्छे और बड़े चैनलों को भी डुबा देती है। अच्छा। हाँ, डेरिल ईव्स कहते हैं कि YouTube पर विकास का दूसरा नाम ही लगातार प्रयोग करना है, यानी एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब कभी भी अपने ही बनाए थंबनेल या अपने ही एडिटिंग स्टाइल से भावनात्मक रूप से इतना नहीं जुड़ना चाहिए कि इंसान उसे बदलना ही ना चाहे। बिल्कुल। फैसले हमेशा अपनी भावनाओं या अनुमान के बजाय डेटा को देखकर लेने चाहिए। यानी डेटा से प्यार करो, अपनी भावनाओं से नहीं। एकदम सटीक बात कही। हर वीडियो को एक नए टेस्ट की तरह देखना चाहिए। अलग अलग तरह के थंबनेल टेस्ट करने चाहिए, नए हुक्स आजमाने चाहिए। जो चीज काम कर जाए उसे अपनी आगे की रणनीति में शामिल कर लेना चाहिए। और जो बुरी तरह फ्लॉप हो उससे सीखकर तुरंत आगे बढ़ना चाहिए।
जो क्रिएटर्स ये मानकर बैठ जाते हैं ना कि उन्हें सब कुछ पता चल गया है, वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं। और हाँ, प्रयोग के साथ साथ निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी का होना भी तो बहुत जरूरी है। निरंतरता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अंधाधुंध रोज एक वीडियो डालना है। हाँ, बल्कि एक तय रूटीन बनाना है। जब कोई क्रिएटर नियमित रूप से कंटेंट अपलोड करता है तो उसके दर्शकों को एक आदत सी पड़ जाती है। उन्हें पता होता है कि रविवार शाम को उनके पसंदीदा क्रिएटर का वीडियो आने वाला है। और मजे की बात यह है कि एल्गोरिथम भी ऐसे एक्टिव चैनलों को बहुत ज्यादा तवज्जो देता है। इसी निरंतरता और प्रयोग के बीच ना एक बहुत बड़े अवसर की बात आती है, जिसे अक्सर नए क्रिएटर्स नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है यूट्यूब शॉर्ट्स। अरे, शॉर्ट्स तो आज के समय में मुफ्त ट्रैफिक का एक पूरा का पूरा हाईवे है। बिल्कुल। किताब के अनुसार शॉर्ट्स नए दर्शकों तक पहुंचने का सबसे तेज और प्रभावी तरीका है। हाँ, अगर कोई 10 मिनट का लंबा वीडियो बनाता है तो उसे उस वीडियो के सबसे आकर्षक, सबसे मजेदार या सबसे ज्ञानवर्धक 30-40 सेकंड के हिस्सों को निकालकर शॉर्ट्स में बदल ही देना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट्स का एल्गोरिदम थोड़ा अलग काम करता है। वो लोगों की फीड में वीडियो को खुद पुश करता है, उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता। हाँ, अगर किसी नए इंसान को वो 30 सेकंड का शॉर्ट पसंद आ गया तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो चैनल पर आकर पूरा लंबा वीडियो भी देखेगा। ये अपने कंटेंट को बार बार इस्तेमाल करने का यानी रीपर्पस करने का एक बेहतरीन तरीका है। ये तो हुई नए दर्शकों को जोड़ने की बात, लेकिन जो लोग पहले से जुड़ चुके हैं उनके बारे में क्या? हम अक्सर YouTube स्टूडियो में सिर्फ अपना सब्सक्राइबर काउंट देखते हैं और ये भूल जाते हैं कि वे सिर्फ नंबर नहीं हैं। हाँ, 1000 सब्सक्राइबर का मतलब 1000 जीते जागते इंसान हैं जो आपके काम को, आपकी मेहनत को पसंद कर रहे हैं। और यही वो जगह है जहां कम्युनिटी बिल्डिंग का असली जादू काम करता है। जो क्रिएटर सिर्फ वीडियो डालकर गायब हो जाते हैं ना, वो कभी एक बड़ा ब्रांड या एक वफादार परिवार नहीं बना पाते। दर्शकों से जुड़ना, उन्हें अपनी कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा महसूस कराना बहुत जरूरी है। और ये जुड़ाव असल में कैसे किया जाए? सिर्फ वीडियो में कमेंट करें कह देना तो काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसके लिए व्यवहारिक कदम उठाने होते हैं। जैसे वीडियो पब्लिश होने के पहले घंटे में आने वाले हर कमेंट का जवाब देना। हाँ, और दर्शकों के सबसे अच्छे या विचारशील कमेंट्स को पिन करना। कम्युनिटी टैब में पोल्स करना कि अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए, या वीडियो के अंत में कोई ऐसा विशिष्ट सवाल पूछना जो लोगों को अपनी राय देने पर सच में मजबूर करें। जब दर्शकों को लगता है ना कि उनकी आवाज सुनी जा रही है तो वो एक गहरी वफादारी महसूस करते हैं। वे न सिर्फ आपके वीडियो देखते हैं बल्कि अपने दोस्तों और परिवार को भी उसकी सिफारिश करते हैं। कम्युनिटी के साथ साथ डेरिल ईव्स डेटा एनालिसिस पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। यूट्यूब स्टूडियो किसी भी क्रिएटर का सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने रिटेंशन ग्राफ की बात की थी। अगर कोई क्रिएटर यूट्यूब स्टूडियो खोलता है और देखता है कि वीडियो के ठीक 2 मिनट 30 सेकंड पर उसका ग्राफ अचानक से नीचे गिर गया, यानी एक बड़ा डिप आ गया, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने दर्शकों को बोर कर दिया या उन्हें भगा दिया। शायद वहां एडिटिंग बहुत धीमी हो गई थी या क्रिएटर मेन विषय से भटककर कोई गैर जरूरी बात करने लगा था। ये डेटा एक आईने की तरह है। अगली बार वीडियो बनाते समय क्रिएटर को पता होगा कि उसे उस तरह की गलती दोबारा बिल्कुल नहीं दोहरानी है। इम्प्रेशन, CTR और रिटेंशन, इन तीनों को एक साथ पढ़ना आना चाहिए। जब फैसले अनुमान पर नहीं, ठोस डेटा पर लिए जाते हैं ना, तो तुक्का लगने के बजाय सफलता एक विज्ञान बन जाती है। बिल्कुल। और इस पूरी यात्रा को और तेज करने के लिए किताब में एक आखिरी लेकिन बहुत दमदार रणनीति बताई गई है, और वो है सहयोग या कोलैबोरेशन। हाँ, अपने ही कमरे में बैठकर अकेले वीडियो बनाते रहने से एक समय बाद ग्रोथ रुक सकती है, एक ठहराव आ जाता है। सहयोग एक पूरी तरह से विन विन स्थिति है। अगर दो क्रिएटर्स जिनका निश एक जैसा है या एक दूसरे का पूरक है, साथ मिलकर काम करते हैं, तो दोनों के दर्शकों का आदान प्रदान होता है, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इससे न सिर्फ चैनल पर एकदम से नए लोग आते हैं, बल्कि कंटेंट में एक नयापन, एक नई ऊर्जा भी आती है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव को समेटें, तो डेरिल एव्स का असली यूट्यूब फॉर्मूला कोई रहस्यमय कोड या हैक नहीं है। नहीं, ये बहुत ही स्पष्ट और तार्किक कदम है। सबसे पहले एक स्पष्ट निश चुनें, फिर उस निश के लिए ऐसी पैकेजिंग बनाएं, यानी थंबनेल और टाइटल, जिसे इग्नोर करना नामुमकिन हो। फिर अंदर एक ऐसी कहानी सुनाएं जो दर्शकों की भावनाओं और समस्याओं से गहराई से जुड़े। लगातार डेटा को देखें, अपनी गलतियों से सीखें, शॉर्ट्स का फायदा उठाएं और अपने दर्शकों की एक सच्ची कम्युनिटी बनाएं। याद रखिए, ऑडियंस को सर्व करो, एल्गोरिदम आपको रिवॉर्ड करेगा। बिल्कुल।
और इस चर्चा को खत्म करने से पहले अगर हम इस पूरी रणनीति के पीछे के सबसे बड़े सच को देखें तो एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। और वो क्या है? आज हमने देखा कि एल्गोरिदम इंसान के हर क्लिक, उसके हर सेकंड के ध्यान को ट्रैक कर रहा है। लेकिन अगर एल्गोरिदम सिर्फ इंसानी पसंद और नापसंद का एक रिफ्लेक्शन है, एक आईना है, तो इसका मतलब है कि YouTube पर असल मास्टरी टेक्नोलॉजी या कोडिंग को समझने में है ही नहीं। अरे वाह, तो फिर असली मास्टरी किसमें है? असली मास्टरी इंसानी मनोविज्ञान को, ह्यूमन साइकोलॉजी को गहराई से समझने में है। क्या बात है, ये बहुत ही गहरी बात है। अगली बार जब कोई भी वीडियो आप बिना स्किप किए पूरा देख लेना, तो एक पल रुककर खुद से पूछिएगा, इस वीडियो के थंबनेल ने मेरे दिमाग में क्या ट्रिगर किया था? इसकी कहानी ने मेरी किस भावना को छुआ था? और जिस दिन लोग एक क्रिएटर की नज़र से खुद का व्यवहार देखने लगेंगे ना, उन्हें YouTube का असली फॉर्मूला अपने आप समझ आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। सीखते रहिए और अपने कंटेंट को बेहतर बनाते रहिए।